अगर बॉलीवुड बायोपिक्स की बात की जाए तो इनमें जिस पर्सन के ऊपर फोकस किया गया होता है उसकी सारी की सारी अच्छी बातें दिखाते हैं। इनको ऑलमोस्ट वाइट वॉश किया जाता है। इनकी जो लाइफ की जो बैड चीज़ें होती हैं, जो इन्होंने गलत काम किए होते हैं, उनको ज़रा भी नहीं दिखाते। और अगर दिखा भी देते हैं तो इनको या तो फोर्सफुली जस्टिफाई करते हैं या तो हमें इनके साथ सिंपथाइज करने के लिए मजबूर किया जाता है। बट हॉलीवुड की ब्लॉन्ड मूवी में उल्टा है। इसमें मैरिलिन मनरो की लाइफ की सारी जो सैड चीज़ें हैं, हार्ट ब्रेकिंग या अगली पासें हैं, उनको दिखाया गया है। और एक तरह से ऐसा दिखाया है कि मैरिलिन मनरो हॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन थी। बट आपको जान के शॉक लगेगा कि इस मूवी को जिसको मार्केट ऐसे किया जा रहा है कि जैसे ये मैरिलिन मनरो की बायोग्राफी ड्रामा मूवी है, बट ये मूवी बेस्ड है 2000 की आई जॉयस कैरल ओटिस की नॉवल ब्लॉन्ड पे, जो अपने आप में ही कंट्रोवर्शियल बात है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली वीजे, दिस इज़ वीजे। और आज मैं करूंगा मूवी का रिव्यू जिसका नाम है ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड एक बायोग्राफी ड्रामा मूवी है जिसको 28 सितंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ किया गया था। बट अगर सच में बात करूं तो ये मूवी बायोग्राफी ड्रामा नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये ऑलरेडी एक नॉवेल पे ऊपर बेस्ड है। अगर स्टोरी की बात की जाए तो मूवी की स्टोरी बेस्ड है मैरिलिन मनरो की लाइफ के ऊपर। मैरिलिन मनरो कैसे अपनी जो सैड चाइल्डहुड है उससे ऊपर आके कैसे वो हॉलीवुड की एक आइकन बनी, उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो डे टू डे बेसिस पे वो कैसे इसके साथ डील करती थी, उनकी जो पर्सनल लाइफ थी उनमें कई सारी चीज़ें थी, कैसे उन्होंने 3 शादियाँ की, और लास्ट में कैसे मैरिलिन की जो एडिक्शन था, मैरिलिन की जो लाइफ की जो ट्रेजेडी थी, उन्होंने कैसे मैरिलिन की जो अर्ली डेथ थी उस पे कंट्रीब्यूट किया, और क्या मैरिलिन मनरो का हॉलीवुड के ऊपर ओवरऑल क्या इम्पैक्ट था। यही सारी चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस मूवी की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों के बारे में बात करूंगा, ताकि आप ये डिसाइड करें कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। सो पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो नाम की तरह ही ये मूवी फोकस करती है मैरिलिन मनरो पे। मैरिलिन ने जिन्होंने हॉलीवुड में कई सारे स्टीरियोटाइप्स भी क्रिएट किए थे, जैसे कि जो डम ब्लॉन्ड का स्टीरियोटाइप है जो मैरिलिन के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, जो डम ब्लॉन्ड होती है, जो सिर्फ मूवी में अच्छी दिखती है, हॉट दिखती है, और उसका जो दिमाग होता है वो इतना वर्क नहीं करता, यानी कि जो लोग बातें करते हैं वो उससे समझ में नहीं आती, जिससे एक टाइप की कॉमेडी भी क्रिएट होती है। ये स्टीरियोटाइप उन्होंने क्रिएट किया था। और उस टाइम पे हॉलीवुड जो एक कंजर्वेटिव माना जाता था, उसके ऊपर जो मैरिलिन थी, जिनकी जो पर्सनालिटी थी वो काफ़ी सेक्सुअलाइज की जाती थी मूवीज़ में, और उनको ओवरऑल एक सेक्स सिंबल की तरह माना जाता था। इसी चीज़ को इस मूवी में भी दिखाया है। मैरिलिन मनरो जो अपने आइकॉनिक ब्लॉन्ड लुक की वजह से फेमस थी, इसका रोल निभाया है एना दे आर्मस ने। एना दे आर्मस एज दिस कैरेक्टर मूवी में जान फूंक देती है। ओपनिंग सीन के बाद जब वो स्क्रीन पर आती है, तब से एना ऐसे अपने रोल में फिट बैठती हैं जैसे ये रोल उन्हीं के लिए बना हो, जैसे आप दूसरे किसी पर्सन को इस रोल में इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे। नॉर्मा जीन बेकर ए.के. मैरिलिन के जो इमोशन है, उनकी जो स्ट्रगल है, उसकी इस नेचुरल तरीके से जो वो ऑडियंस को उनके सारे के सारे इमोशन फील करवाती है, इन सारे इमोशन की वजह से जो व्यूअर होता है वो मेन कैरेक्टर की तरफ एक सिंपैथी भी दिखाता है। मैरिलिन की वॉइस से लेकर उनका पूरा आइकॉनिक लुक है, वो एना इस तरह से नेल करती है कि पूरी की पूरी वो मैरिलिन ही बन जाती है। और थ्रू आउट मूवी में जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो इतना गजब का है कि उसकी बात ही क्या करें। एड्रियन ब्रोडी एज मैरिलिन के थर्ड हस्बैंड एंड प्ले राइट आर्थर मिलर की जेरोक्स कॉपी लगते हैं। उनके ज़्यादा सीन्स नहीं हैं, इसके बावजूद भी उनकी सटल और नेचुरल एक्टिंग मूवी का लास्ट सीन तक, जो मूवी का लास्ट एक्ट है, उसको पुश करने में मदद करती है। बट स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा मैं जुलियन एंडरसन का, जो मैरिलिन की मेंटली डिस्टर्ब मदर का रोल प्ले करती हैं। ओपनिंग सीन ही जो है वो काफ़ी पावरफुल है। इसमें भले इनका रोल काफ़ी छोटा है, बट जो मैरिलिन की पूरी जर्नी है उसको सेटअप करने में ये काफ़ी मदद करती है, जिसका इफेक्ट एंड तक रहता है। राइटर एंड डायरेक्टर एंड्रू डोमिनिक का एक्सलेंट डायरेक्शन एना की एक्टिंग के बाद मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इनकी डायरेक्शन इतना कमाल की है कि 3.25 घंटे की मूवी कब ख़त्म हो जाती है वो आपको पता ही नहीं चलता, जिसको आप एक सिटिंग में ही
पूरा कर सकते हैं। भले लीनियर नैरेटिव हो इस बायोपिक में, बट कभी भी मूवी बोर नहीं करती। हर सीन का कोई ना कोई मतलब है, या तो वो कोई रिकॉल वैल्यू है, और एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन पे ये जो मूवी शिफ्ट करती है वो भी काफ़ी नेचुरल लगती है। भले ही एंड्रयू मूवी में सिर्फ एक इमोशन के ऊपर फोकस कर रहे हों, बट इसके बावजूद भी इनका जिस टाइप का डायरेक्शन है वो आप ज़रा भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। टेक्निकल चीज़ों की बात करें तो इस मूवी को ब्लैक एंड वाइट और कभी कभी कलर्ड फ्रेम में भी दिखाया गया है। इसके साथ साथ मूवी का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो भी शिफ्ट करने लगता है। जो मैरिलन की लाइफ थी उसमें भी इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। जैसे कि मैरिलन की जो हॉलीवुड की लाइफ थी वो काफ़ी कलरफुल थी, बट उनकी जो रियल लाइफ थी, उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, उसमें कई सारी कलरलेस चीज़ें थी जिसको ब्लैक एंड वाइट फ्रेम्स के थ्रू काफ़ी अच्छी तरह प्रेजेंट किया गया है। के कई सारे आइकॉनिक मोमेंट्स को स्टोरी में इस तरह फिट किया गया है कि आप रियल लाइफ फुटेज से अगर कंपेयर करेंगे तो ओरिजिनल लगते हैं ये सारे मोमेंट। इसमें दाद देना पड़ेगा कॉस्ट्यूम और मेकअप डिपार्टमेंट का। वो एना दे आर्मस के ऊपर 3 घंटे के बाद इनका जो लुक था वो रोज़ क्रिएट किया जाता था, जिसके कारण अगर आप सोचा जाए तो इस टेक्निकल एस्पेक्ट में जो मेकअप डिपार्टमेंट था उन्होंने काफ़ी सारा हार्डवर्क पुट इन किया था, जो हार्डवर्क पे ऑफ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जेंटलमैन प्रेफर ब्लॉन्ड का डायमंड्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड का जो आइकॉनिक सॉन्ग है वो हो, या फिर 7 ईयर इच मूवी का जो आइकॉनिक मोमेंट है जिसके लिए मैरिलन मनरो का जो स्कर्ट लिफ्ट अप वाला मोमेंट है जो पूरी दुनिया में काफ़ी पॉपुलर है। इन सीन्स को जिस वे में प्रेजेंट किया गया है वो इस मूवी के लिए एक चेरी ऑन टॉप का काम करता है। निक केव और वॉरेन एलिस का जो हॉन्टिंग सैड म्यूज़िक है, जो उनका स्कोर है, वो इस मूवी का जो स्पेशल इमोशन है सैडनेस उसको हाइटन करता है। बट अगर नेगेटिव चीज़ों की बात करें तो पिछले कुछ सालों में ब्लॉन्ड एक इकलौती ऐसी हॉलीवुड की मेन स्ट्रीम मूवी है जिसको NC-17 रेटिंग मिली है, जिसको आप मूवी को देखने के बाद समझ जाएंगे। इसमें न्यूडिटी है, सेक्स सीन है और काफ़ी सारी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मोमेंट में इनको सिर्फ व्यूअर को शॉक करने के लिए ही रखाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे एक सीन है जिसमें एक कैरेक्टर टॉपलेस है, बट इनका टॉपलेस होने का कोई ना तो इम्पोर्टेंस है ना तो ये जो सीन है उसमें कुछ वैल्यू ऐड करता है, जो स्टोरी लाइन में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। हद तो तब पार हो जाती है जब एक सीन में एक कैरेक्टर फोर्सफुल दूसरे एक कैरेक्टर से ब्लो जॉब ले रहा होता है, जिसमें एक बड़ा सा क्लोजअप है जो काफ़ी डिस्गस्टिंग लगता है। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इस मूवी की ख़राब लगी तो वो है कि भरतनाट्यम में 9 रस होते हैं, 9 अलग अलग इमोशन होते हैं, बट इस मूवी में सिर्फ एक इमोशन दिखाया गया है जो है सैडनेस, दुख, दर्द, पीड़ा। मैरिलन मनरो जैसे एक ट्रेजेडी क्वीन थी मीना कुमारी की तरह, उनकी लाइफ में दुख ही दुख था, फिर वो चाहे फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, उनकी लव लाइफ में हो, उनके हॉलीवुड करियर में हो, उनकी जो फेम है उनके साथ हो, उनके जो फैंस थे उनके साथ हो, सिर्फ दुख ही दुख लगता है। जिनका हॉलीवुड के मूवीज़ के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन था जिसको ज़रा भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, पर्सनल लाइफ है वो फोर फ्रंट पे आ जाती है। उनकी जो मूवीज़ थी, उनकी जो एक सीरियस एक्ट्रेस के रूप में जो उनकी इच्छा थी कि लोग उनको सीरियसली ले, उनको एक सीरियस एक्ट्रेस कंसिडर करे, इसके पीछे जो वो एफर्ट डालती थी कि वो कैसे उन्होंने मेथड एक्टिंग के क्लासेस लिए थे, अच्छे परफॉर्मेंसेस भी थे, इस चीज़ को ये मूवी ज़रा भी नहीं दिखाती। पर स्टोरी में ये सारी चीज़ें तभी आती है जब या तो जो डायरेक्टर है उनको कोई स्कैंडलस चीज़ दिखानी हो, कोई आइकॉनिक चीज़ दिखानी हो, या तो फिर सैडनेस दिखानी हो। मैरिलन के लाइफ में डैडी इशू है, मदर इशूज़ है, बॉयफ्रेंड इशूज़ है। एक सीन है जिसमें मैरिलन का कैरेक्टर थ्रीसम कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है, अपनी जो सेक्सुअलिटी है वो एक्सप्लोर कर रहा है, बट जैसे ये सीन आगे बढ़ता है वैसे ही इस सीन में भी सैडनेस घुसाई है जो फोर्सफुल लगती है। लास्ट तक आते आते ये जो सैड इमोशन है वो रेपिटेटिव भी हो जाता है और बोरिंग भी लगने लगता है। तो लास्ट एक्ट है उसमें एक सीन है जिसमें मैरिलन जब सम लाइक इट हॉट मूवी की शूटिंग कर रही थी तब वो कैसे अनप्रोफेशनल बिहेवियर करती थी। इस मूवी की जो शूटिंग है वो उनकी वजह से क्यों डिले हुई, डायरेक्टर थे बिली वाइल्डर, उनके साथ मैरिलन की जो फाइट थी वो क्यों हुई। बट ओवरऑल इस मूवी का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि जो डायरेक्टर है और जो एक्ट्रेस है उन्होंने इस मूवी को एक बायोग्राफी ड्रामा मूवी के ज़रिए में मार्केट किया है जो सही ज़रा भी नहीं है। ऑफिशियली ये
मूवी बेस्ड है 2000 में आई एक नॉवेल पे जो लूजली बेस्ड थे मैरिलिन मनरो पे, बट जो राइटर थे उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि ये जो नॉवेल थी वो मैरिलिन मनरो का फिक्शनलाइज वर्जन थी उनकी लाइफ का, कि ना तो वो मैरिलिन को पर्सनली जानती थी, ना तो उन्होंने जो कई सारी थियरी थी, कई सारी चीज़ें थी वो कंफर्म की थी। कई सारे रूमर्स थे कि मैरिलिन मनरो का जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे JFK उनके साथ अफेयर था, बट ये कंफर्म नहीं किया जा सकता। मैरिलिन मनरो की डेथ थी, उनके पीछे भी JFK का हाथ था। कई सारे चेंजेस किए गए हैं, कई सारी इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें एक कैरेक्टर है उसकी डेथ दिखाई गई है जो मैरिलिन मनरो से पहले मर जाता है, बट इन रियल लाइफ वो कैरेक्टर मैरिलिन मनरो की डेथ के 6 साल बाद मरा था। सो इतनी सारी बड़ी चीज़ें बदली गई हैं, तो क्या सच है क्या झूठ है उसका कोई सेंस नहीं बनता और ना ही इस बायोपिक का बनता है।